हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ। म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, AMC क्या होता है, म्यूचुअल फंड के अंदर NAV किसे कहते हैं, NAV क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको इसके अंदर NFO फंड क्या होते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा, और साथ में हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कितने तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं और आपको कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। साथ ही साथ इसके अंदर हम ये भी जानेंगे दोस्तों कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं और इसको कैसे मैनेज किया जाता है और ये कैसे काम करता है और आप इसके अंदर कैसे अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और क्या म्यूचुअल फंड सच में सही है, जैसा कि हम आप देखते हैं टीवी पर जो एडवर्टीजमेंट आता है कि म्यूचुअल फंड सही है, क्या सचमुच आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है, ये भी जानेंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए जानते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में दोस्तों। क्या आपको म्यूचुअल फंड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में भी बात करें दोस्तों। और आपको अगर दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड लेना चाहिए तो किस परिस्थिति में लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, क्या क्या खूबियाँ म्यूचुअल फंड की, म्यूचुअल फंड में कब इन्वेस्ट करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है दोस्तों कि अगर आप स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, उससे पहले दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टिंग की शुरुआत करनी चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसके पीछे मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखो, जो पहला रीज़न हो दोस्तों ये है कि आप अभी स्टॉक मार्केट में अगर आप नए हैं और अभी आप ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग के नज़रिए से आप स्टॉक मार्केट में एंट्री ले रहे हैं, तो दोस्तों ये थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि ये भी आपको ज़्यादा नॉलेज है नहीं स्टॉक मार्केट या शेयर बाज़ार के बारे में, स्टॉक्स के बारे में भी ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं है। तो आपको दोस्तों स्टार्टिंग करनी चाहिए म्यूचुअल फंड से, क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर यहाँ पर बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जिनको 30-30, 35-35 साल का एक्सपीरियंस होता है, और वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं दोस्तों, क्योंकि वो आपके पैसे को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको अपने पैसों को म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, क्योंकि जो वहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठे हैं, जो फाइनेंशियल्स के जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उनको 40 साल 42 साल का एक्सपीरियंस होता है। वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं और वो इस काम में माहिर होते हैं दोस्तों। वो आपके पैसे को अच्छे से डाइवर्सिफाई करके हर स्टॉक में अपने हिसाब से लगाते हैं, ताकि आपको कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। इसलिए आपको स्टार्टिंग में म्यूचुअल फंड में ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड दोस्तों एक आसान भाषा में मैं अगर कहूँ तो ये बोलते हैं इसे पारस्परिक निवेश, यानी कि जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग मिलकर अपने पैसे को लगाते हैं उसको बोलते हैं पारस्परिक निवेश, और उसी के अंदर आता है दोस्तों आपका ये म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड दोस्तों हिंदी में इसे कहते हैं पारस्परिक निधि, यानी कि इसे अगर सरल भाषा में कहा जाए तो इसमें कई लोगों की साझा की हुई रकम को इन्वेस्ट करने को म्यूचुअल फंड कहते हैं। दरअसल म्यूचुअल फंड में कई लोगों का पैसा एक साथ मिलाकर शेयर मार्केट, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, प्राइवेट बॉन्ड्स और कई तरह के इक्विटी डेब्ट्स मार्केट में अलग अलग निवेश योजनाओं में आपके पैसे को अलग अलग रेशों में डिवाइड करके इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे कि आपको कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। इस तरह से दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर आप जो भी पैसा लगाते हैं, आप जो भी जितना भी पैसा लगाते हैं, आपके पैसे के हिसाब से आपको वहाँ पर प्रॉफिट भी दिया जाता है दोस्तों। अगर आपने थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा रखा तो वहाँ पर जो आपका प्रॉफिट रेशो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जैसे भी आपका वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैपिटल होगा उस हिसाब से आपको वहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। आपके द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए गए पैसे को वहाँ पर बैठे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ये डिसाइड करते हैं कि आपके पैसे को कौन कौन से सेक्टर के स्टॉक्स में, कौन कौन से गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कौन कौन से प्राइवेट बॉन्ड्स में लगाना है। वो इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कितने कितने पार्ट में कितने कितने परसेंटेज के रेशो में आपके पैसे को डिवाइड करके लगाना है। वो सारा डिसीजन दोस्तों आपके जो फंड मैनेजर हैं वो लेते हैं। ये सारा डिसीजन दोस्तों इन्वेस्टिंग से रिलेटेड आपके पैसे को मैनेज करने से और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सारा जो डिसीजन है वो आपके फंड मैनेजर लेते हैं, और इस चीज़ का आपको उनको 1% से लेकर 2% तक का फीस ईयरली देना होता है दोस्तों। और आपको बताते चले ये जो फंड मैनेजर होते हैं इनकी पूरी टीम होती है, वो डिसीजन लेते हैं कि आपके पैसे को कौन से सेक्टर के स्टॉक्स में, कौन से सेक्टर के स्टॉक में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कौन से बॉन्ड्स में आपके पैसे को इन्वेस्ट करना है, कौन से
डिफरेंट निवेश में आपके पैसे को डिफरेंट तरीके से और आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करके ये अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं, ताकि आपको कम से कम लॉस हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल कर दे सके, ताकि आप भी खुश रहो और इनका भी कारोबार चलता रहे, जिससे कि आपको आपका प्रॉफिट मिले और आप उस प्रॉफिट में से इनको भी आप 1 से 2% दे दें दोस्तों। अब आपको लग रहा होगा दोस्तों 1 से 2% तो यार बहुत कम है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखो ना कि 40 करोड़ आपके दिए हुए 40 करोड़ पैसे को इन्वेस्ट करता है, मैनेज करता है, उसके लिए 2% कितना हो जाता है आप जोड़ नहीं सकते। 2 करोड़ का मतलब दोस्तों करोड़ों में हो जाता है। जैसे वो 10 लोगों का पैसा मैनेज करते हैं, वैसे ही वो हज़ारों लोगों का पैसा मैनेज कर सकते हैं, वैसे ही वो लाखों लोगों का पैसा मैनेज कर सकते हैं। उनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है और वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं दोस्तों, इसलिए आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। आपका पैसा वो आपसे कहीं ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है और आपसे ज़्यादा उनको स्टॉक मार्केट और जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें उनको अच्छी समझ होती है। वो आपके पैसों को आपसे कहीं ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट से पहले वो जितने भी स्टॉक्स, जितने भी फाइनेंस से जुड़े जो भी उनके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको अच्छे से एनालाइज करते हैं, उनके पीछे के 10 से 12 साल का डेटा एनालाइज करते हैं। उसके बाद फिर आगे आने वाले 5 से 10 सालों का डेटा एनालाइज करते हैं कि क्या कंपनी उस तरह की ग्रोथ दे पाएगी नहीं दे पाएगी। उस हिसाब से वो अपने पैरामीटर उनके होते हैं, उस हिसाब से दोस्तों आपके पैसे को डाइवर्सिफिकेशन के रूप में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, ताकि आपको कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। इसलिए आपको उनके ऊपर विश्वास करके आपको अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी ये म्यूचुअल फंड्स आपको कम से कम रिस्क में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे पाते हैं, क्योंकि इनका जो स्टॉक पिक करने का जो एक्सपीरियंस होता है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा होता है। ये लास्ट 5 से 6 सालों का डेटा देखते हैं जहाँ पर भी ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और ये फ्यूचर में भी उस डेटा को एनालाइज करते हैं, क्या ये कंपनी, क्या ये जो स्टॉक है हमें कितना % रिटर्न दे सकता है। इसी बिहाफ पे ये आपके पैसे को अपने पैसे की तरह मैनेज करके ही चलते हैं दोस्तों, ताकि आपको कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पैसे को सेफ रखने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ताकि आपको अच्छा रिटर्न दे सकें। हो सकता है दोस्तों आपको पहले साल में कम रिटर्न देखने को मिले, लेकिन दूसरे साल में ये कोशिश करते हैं दोस्तों आपके पैसे को दूसरे साल भी डाइवर्सिफाई करके वो चेंज करते रहते हैं। वो किसी एक स्टॉक में हमेशा के लिए नहीं बने रहते, वो आपके पैसों को बीच बीच में निकाल कर दूसरे स्टॉक्स में भी डालते रहते हैं दोस्तों। वो दोस्तों स्टॉक मार्केट में आने वाली हलचल को पहले से भांप लेते हैं, इसलिए आपके पैसे को जल्दी से उस स्टॉक से बाहर करके और दूसरे किसी अच्छे स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते रहते हैं दोस्तों। इसलिए आपके पैसे को वो आपके कैपिटल को बचा कर रखते हैं दोस्तों, वो आपके कैपिटल को सेफ रखते हैं दोस्तों, साथ ही आपको एक बेहतरीन रिटर्न देने का प्रयास करते हैं और आपको देते भी हैं दोस्तों, वो ताकि दोस्तों आप जो भी जो भी रिटर्न पा रहे हैं उसमें से आप उनको 1% देते रहें, ताकि उनका भी कारोबार चलता रहे और आपका भी इन्वेस्टमेंट जारी रहे दोस्तों। इसलिए वो आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करते हैं और आपसे कहीं ज़्यादा अच्छे से आपके पैसों को मैनेज करते हैं। और बता दूं, आप उस तरह से अपने पैसे को स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं हैंडल कर सकते, अपने पैसों को उस तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं मैनेज कर सकते जितना अच्छे तरीके से वो मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास दोस्तों आने वाले न्यूज़ का डेटा पहले से पहुंच जाता है। वो लोग इस चीज़ में एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको पता होता है कि कब कौन से स्टॉक्स में गिरावट आने वाली है, तो वो उससे पहले ही आपसे पहले ही वो एग्जिट करके किसी अच्छे स्टॉक में आपके पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं दोस्तों, जिससे कि आपका जो कैपिटल हो वो तो सेफ हो ही जाता है, आपको अच्छे रिटर्न भी मिल जाते हैं दोस्तों। इसलिए आपको स्टॉक मार्केट से पहले आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन स्टॉक के बारे में दोस्तों। मान चलिए दोस्तों आपके पास सिर्फ 500 रुपये है इन्वेस्ट करने के लिए, और आप चाहते हैं दोस्तों उस 500 में अच्छे अच्छे स्टॉक पिक करना चाहते हैं, जैसे कि TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसका एक शेयर का प्राइस लगभग 3500 रुपये या 3400 रुपये के आसपास चल रहा है। इसी तरह दोस्तों इन्फोसिस, जिसका एक शेयर का प्राइस 1500 रुपये चल रहा है। इसी तरह दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसका प्राइस करीब 2800 रुपये के आसपास है। इसी तरह आप रिलायंस इंडस्ट्री, जिसका शेयर दोस्तों 2700 रुपये के आसपास एक शेयर है। आप चाहते हैं इन शेयर्स में इन्वेस्ट करना, लेकिन आपके पास पैसे हैं सिर्फ 500 रुपये। अब अगर आप डायरेक्ट जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो आपके पास इतना पैसा ही नहीं जिससे कि आप जो है रिलायंस का भी एक शेयर खरीद पाओ।
म्यूचुअल फंड में आपको इस चीज़ की फ्रीडम मिलती है कि आप 500 रुपये को, मात्र 500 रुपये को आप इन सभी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और भी डाइवर्सिफाइड तरीके से। यानी कि आपके जो 500 रुपये हों वो TCS में भी लग जाए, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्फोसिस में भी कर सकते हैं एक साथ। उसी के साथ साथ दोस्तों आप हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, गोदरेज, और साथ में जो है जो भी बड़ी कंपनियां हैं, SBI हो गई, और जो भी लिस्टेड कंपनीज है स्टॉक मार्केट में, अशोक लीलैंड हो गई, मतलब इन सभी स्टॉक्स में आपके वो 500 रुपये लग जाते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बिस्किट का पैकेट है जिसके अंदर टोटल 20 बिस्किट्स हैं और इसकी कुल कीमत है 1000 रुपये। अब इस पैकेट के साथ ये शर्त जुड़ी है दोस्तों कि जो भी खरीदना चाहे, जो भी व्यक्ति खरीदना चाहे, उसे पूरे 1000 रुपये देकर पूरा पैकेट खरीदना पड़ेगा। यानी कि जिस पैकेट में पूरे 20 बिस्किट हैं उसे पूरा 1000 रुपये देकर पूरा पैकेट खरीदना पड़ेगा। अब यहाँ पर मान लेते हैं दोस्तों कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी ये स्थिति नहीं है कि पूरे एक पैकेट बिस्कुट को एक साथ 1000 रुपये देकर खरीद ले, जो कि दोस्तों पूरा पैकेट खरीदने में ना इंटरेस्टेड हो। दोस्तों मान लेते हैं कोई एक अकेला व्यक्ति उस पूरे पैकेट को खरीदने की स्थिति में ना हो, या फिर वो इंटरेस्टेड ही ना हो उस पूरे एक पैकेट को एक साथ खरीदने में। तो ऐसे में 5 लोग मिलकर 200 रुपये इकट्ठा करके उस बिस्किट के पैकेट को खरीद कर आपस में बांट लेंगे। यानी कि अगर एक पर्सन 200 रुपये दे रहा है तो एक पर्सन के हिस्से में 4 बिस्किट के पैकेट आएंगे, जिससे कि वो बिस्किट एक आदमी ना खरीद के 5 आदमी मिलकर खरीद लेंगे और आपस में उस बिस्किट के पैकेट को बांट लेंगे, जिससे कि सभी 5 लोगों के पास उनके ज़रूरत के हिसाब से बिस्किट के पैकेट भी आ जाएंगे और उनको पूरा पैकेट खरीदने के बजाय कम बिस्किट खरीद कर भी वो अपना काम चला सकते हैं। इसी तरह दोस्तों आप म्यूचुअल फंड को एक बिस्किट के पूरे पैकेट के तौर पे मान सकते हैं। इसी तरह आप हर बिस्किट को एक म्यूचुअल फंड की यूनिट मान सकते हैं और हर पर्सन के पास 4 यूनिट आती हैं दोस्तों। तो इसी तरह दोस्तों हर मेंबर के पास म्यूचुअल फंड की 4 यूनिट आती है। इसी तरह दोस्तों हर पर्सन के पास 4 यूनिट आती हैं और उस 4 यूनिट का प्रॉफिट उसको मिलेगा दोस्तों एक म्यूचुअल फंड में कई तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट शामिल होते हैं, जैसे कि कई कंपनियों की स्टॉक्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, ट्रेजरी बिल हो सकता है, डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट शामिल होते हैं। इस तरह दोस्तों म्यूचुअल फंड का एक जो पूरा इन्वेस्टमेंट होता है, पूरी एक खिचड़ी होती है, इसे म्यूचुअल फंड के आधार पर एक यूनिट में बांट दिया जाता है और उस यूनिट को म्यूचुअल फंड की एक यूनिट कहा जाता है। आइए दोस्तों इसे एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लेते हैं दोस्तों XYZ एक म्यूचुअल फंड है और मान चलिए इस म्यूचुअल फंड ने अपना 20% इन्वेस्टमेंट स्टॉक ए में किया है, 10% इन्वेस्टमेंट स्टॉक बी में किया हुआ है, इसी तरह 20% इन्वेस्टमेंट अपना स्टॉक सी में किया हुआ है, 5% इन्वेस्टमेंट स्टॉक डी में किया हुआ है, 30% इन्वेस्टमेंट इसने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कर रखे हैं, 10% कैश डेरिवेटिव में, 5% ट्रेजरी बिल में कर रखा है। इस तरह दोस्तों कुल मिलाकर 100% अपने पूरे कैपिटल को म्यूचुअल फंड ने इस तरह से डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट कर रखा है। तो जब भी कोई व्यक्ति इस म्यूचुअल फंड के कोई भी एक यूनिट खरीदता है दोस्तों, तो वो व्यक्ति एक यूनिट खरीदकर इन सभी कंपनियों में, इन सभी स्टॉक्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करता है दोस्तों, मात्र एक यूनिट खरीदकर। तो कोई भी व्यक्ति एक यूनिट खरीदकर इन सभी स्टॉक्स में एक साथ इन्वेस्ट कर सकता है। उसे अलग अलग से इन सभी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मात्र वो इस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट खरीदकर इन सभी स्टॉक्स में एक साथ अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है और वो इन सभी स्टॉक्स में जो भी लाभांश, जो भी प्रॉफिट है, इक्वली जैसे उसने पैसे लगा रखे हैं उस अनुपात में, उस रेशो में इसको प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। यानी कि अगर इसने 500 रुपये लगा रखे हैं तो 500 को इन सब में डाइवर्सिफाई किया जाएगा दोस्तों, और डाइवर्सिफिकेशन के आधार पर ही उसको दोस्तों प्रॉफिट मिल पाएगा। यानी कि उसको अलग अलग कंपनीज में स्टॉक ए, स्टॉक बी, स्टॉक डी और गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल में अलग अलग पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, मात्र वो एक यूनिट खरीद कर इन सभी में उसका ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई हो जाएगा अमाउंट, और उस डाइवर्सिफाई किए हुए अमाउंट पर ही उसको प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। मान लेते हैं ऐसे ही एक म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत 100 रुपये है और आप इसके अंदर अपने 2000 रुपये इन्वेस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको 20 यूनिट मिल जाती हैं दोस्तों। यानी कि एक यूनिट की कीमत 100 रुपये हो और आपने 2000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, तो आपके पास इस म्यूचुअल फंड की 20 यूनिट आ गई हैं। आप उस म्यूचुअल फंड के अंदर 20 यूनिट के मालिक बन जाते हैं दोस्तों।
ऐसे ही दोस्तों भारत के अंदर बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनी चल रही हैं जिसको दोस्तों एएमसी बोला जाता है, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एएमसी दरअसल सेबी में रजिस्टर्ड एक ऐसी कंपनी होती है जो कि म्यूचुअल फंड स्कीम बनाती है और लोगों से पैसे जमा करके म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर भी नियुक्त करती है, जिससे कि जो फंड मैनेजर होते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं और आपके पैसों को अच्छे से मैनेज करते हैं दोस्तों, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे सकें और कम से कम नुकसान की गुंजाइश हो दोस्तों, जिससे कि दोस्तों आपके द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसों पर आपको अच्छा रिटर्न मिल सके और कम से कम लॉस यानी कम से कम नुकसान की गुंजाइश हो दोस्तों म्यूचुअल फंड कंपनीज लोगों के पैसे को जमा करके उनके पैसों को इन्वेस्ट करके और उनको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करती हैं, इसलिए दोस्तों उनको एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोला जाता है, यानी कि एएमसी भी बोला जाता है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स टाइम टू टाइम अलग अलग स्कीम्स लेकर आते रहते हैं, जिससे कि वो अपने इन्वेस्टर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सके, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे सके दोस्तों। वो अलग अलग स्कीम्स अलग अलग टाइम पर लेकर आते रहते हैं, जिससे कि वो अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकें और जिनका अलग अलग ऑब्जेक्टिव और अलग अलग गोल होता है दोस्तों। यानी कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज़ के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती हैं, कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स मिड कैप कंपनीज़ के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती हैं अपने पैसे को, और कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स स्मॉल कैप यानी कि छोटी कंपनीज़ की स्टॉक्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करती हैं, जिनका अलग अलग गोल होता है और जिनका अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है, जिससे कि वो अपने जो कस्टमर्स हैं उनकी जो अलग अलग नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सकें दोस्तों। मान चलिए किसी व्यक्ति को अपने गोल को अचीव करना है और वो चाहता है कि मैं जल्दी जल्दी उस अपने गोल तक पहुंच पाऊँ, तो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ क्या करती हैं कि लार्ज कैप कंपनीज़ के स्टॉक्स में कुछ पैसा उसका इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह दोस्तों मिड कैप कंपनीज़ के स्टॉक्स में कुछ पैसा उसका इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह दोस्तों स्मॉल कैप कंपनीज़ के स्टॉक्स में भी उसका पैसा कुछ % इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उसको एवरेज रिटर्न मिल सके और जल्दी से अपने गोल को अचीव कर पाए। इस तरह दोस्तों म्यूचुअल फंड कंपनीज अलग अलग ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपके लिए स्कीम्स लेकर आती रहती हैं दोस्तों, जिनका अलग अलग बेनिफिट होता है, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए स्कीम्स चलती हैं। कुछ स्कीम 1 साल के लिए होती है, कुछ स्कीम 2 सालों के लिए होती है, कुछ स्कीम 10 सालों के लिए होती है, कुछ स्कीम का गोल दोस्तों 5 सालों के लिए होता है। तो इस तरह दोस्तों अलग अलग टाइम फ्रेम को लेकर अलग अलग टाइम फ्रेम पर ये स्कीम्स आती हैं। और कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जो कि दोस्तों सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करती हैं, यानी कि जो लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते वो म्यूचुअल फंड की उस स्कीम में पैसे लगा सकते हैं जिस स्कीम में उनके सारे पैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और भी ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं, उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, उस स्कीम में वो पैसे इन्वेस्ट कर सकती हैं। यानी कि जिनको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है वो सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं वो जो म्यूचुअल फंड लार्ज कैप स्टॉक्स में अपना फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, जो इन्वेस्टर ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, वो म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप या फिर मिड कैप स्टॉक्स में जो फंड अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर, उस फंड के अंदर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं। इनका सबका अलग अलग ऑब्जेक्टिव है और अलग अलग जो है यहाँ पर रिस्क रेशो है दोस्तों। तो आपका जैसा रिस्क होगा वैसे आपको यहाँ पर रिटर्न भी मिलने की उम्मीद होगी दोस्तों। ज़्यादा रिस्क पर ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, कम रिस्क पर कम रिटर्न मिलने की चांसेस होंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये होती है म्यूचुअल फंड की स्कीम्स। अब बात करते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के बारे में। दोस्तों फंड मैनेजर क्या होते हैं? फंड मैनेजर दोस्तों उसे बोला जाता है जो म्यूचुअल फंड में फंड मैनेज करता है, यानी जो आप जैसे हम जैसे लोग जो पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे को मैनेज करने के लिए जो बैठा है वहाँ पर उसको फंड मैनेजर बोलते हैं। म्यूचुअल फंड्स हाउसेज में क्या होता है कि वहाँ पर एक फंड मैनेजर होता है। कई म्यूचुअल फंड हाउसेज में ऐसा भी होता है दोस्तों जहाँ पर 1% म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है। कई जगहों दोस्तों पूरी टीम बैठी होती है म्यूचुअल फंड मैनेजर, वहाँ पर पूरे फंड मैनेजर पूरी टीम बैठी होती है जो कि रिसर्च करती है और रिसर्च करके आपके पैसे को अच्छे स्टॉक्स अच्छे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करती है। उसी को हम बोलते हैं फंड मैनेजर। जो आपके फंड को मैनेज करता है म्यूचुअल फंड में उसी को हम बेसिकली बोलते हैं फंड मैनेजर। ये पूरी टीम भी हो सकती है और अकेला फंड मैनेजर भी हो सकता है दोस्तों। जितना बड़ा म्यूचुअल फंड होगा उतनी बड़ी उनकी पूरी टीम होगी और वो टीम रिसर्च करके आपके पैसे को अच्छे से आपसे भी ज़्यादा अच्छे से मैनेज करके आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड सही है।
आपके पैसे पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके आपको देते हैं, ताकि आप उनके साथ बने रहो। तभी वो आपके पैसे को अच्छे अच्छे स्टॉक्स, अच्छे अच्छे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि आपको अच्छा रिटर्न निकाल कर दे सकें, ताकि आप उनको अपने पूरे पैसे का 1% दे सको। दोस्तों NAV क्या होती है? NAV दोस्तों म्यूचुअल फंड की एक यूनिट होती है, और NAV की फुल फॉर्म होती है नेट एसेट वैल्यू। दोस्तों म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत को NAV बोला जाता है। NAV की फुल फॉर्म होती है नेट एसेट वैल्यू। NAV ही उस म्यूचुअल फंड की स्कीम के परफॉर्मेंस को बताता है। मान लेते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप 10 रुपये में NFO पीरियड में म्यूचुअल फंड की एक यूनिट खरीद लेते हैं। NFO पीरियड के दौरान इस म्यूचुअल फंड के एक NAV की कीमत 10 रुपये होगी। ये भी मान लेते हैं कि आप ही की तरह 9 और लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में एक NAV खरीद ली है। इस तरह दोस्तों इस म्यूचुअल फंड ने अपने पूरे 10 NAV को बेचकर 100 रुपये इकट्ठा कर लिए हैं। अब आपका जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है इस 100 रुपये को इन्वेस्ट कर देता है अलग अलग स्टॉक, बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल में, और ठीक 1 साल बाद इस 100 रुपये की कीमत 150 रुपये हो जाती है। इसी तरह से दोस्तों अब उस म्यूचुअल फंड के एक NAV का प्राइस हो गया 150 अपॉन में 10, यानी कि ये हो गया टोटल 15 रुपये पर NAV। इस साल भी 5 और लोग उस म्यूचुअल फंड की यूनिट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको एक यूनिट के बदले 15 रुपये पे करने पड़ेंगे, और 5 लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 15 × 5 = 75, यानी कुल मिला के 75 रुपये फिर से उस कंपनी के पास आ गए हैं। तो कुल मिलाकर 150 रुपये पहले थे और 75 रुपये ये, टोटल हो गए 225 रुपये उस म्यूचुअल फंड कंपनी के पास। कुल यूनिट की संख्या थी 10, अब वहाँ पर कुल यूनिट की संख्या हो गई 15 दोस्तों, क्योंकि पहले 10 लोगों ने इन्वेस्ट किया था, अब 5 लोगों ने और इन्वेस्ट कर दिया, जिससे कि उनके कुल यूनिट की संख्या यानी कुल NAV की जो संख्या है दोस्तों वो 15 हो गई है। इसी तरह दोस्तों जो भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो हर साल नई यूनिटें जारी कर सकते हैं, और जो भी पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनके जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कभी प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनके जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो रकम है वो सेफली इन्वेस्ट होती रहेगी, और जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको नए सिरे से जो भी, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले साल जिस NAV कीमत 10 रुपये थी, इस साल उसी NAV कीमत 15 रुपये हो गई है। तो जो नई यूनिटें जारी होंगी दोस्तों वो 15 रुपये के रेट पर ही जारी की जाएंगी उस म्यूचुअल फंड के द्वारा दोस्तों। तो जो नए इन्वेस्टर आते रहेंगे वो जुड़ते रहेंगे म्यूचुअल फंड के साथ, और जो पुराने इन्वेस्टर्स चल रहे हैं वो भी चलते रहेंगे। तो उनका जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा इससे। दोस्तों म्यूचुअल फंड का जो फंड है वो धीरे धीरे करके बड़ा होता जाएगा। 4000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, इस तरह दोस्तों एक म्यूचुअल फंड का जो फंड है वो बढ़ता जाएगा, और अलग अलग सेक्टर्स में वो धीरे धीरे करके अपने रेसों में वो इन्वेस्ट करते चले जाएंगे और आपको अच्छा रिटर्न देते रहेंगे। दोस्तों आपको बताते चले म्यूचुअल फंड कंपनीज टाइम टू टाइम NAV के लिए अनाउंसमेंट करते रहते हैं, और आप इन अनाउंसमेंट को जान सकते हैं। आप किसी भी NAV की जानकारी AMC की वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं कि एक NAV का क्या प्राइस चल रहा है और उस NAV की क्या क्या शर्तें हैं। ये सब चीज़ें आप जो है AMC की वेबसाइट पर जाकर आसानी से जान सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं NFO या फिर न्यू ऑफर क्या होता है। ये जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं टाइम टू टाइम पर नई नई म्यूचुअल फंड स्कीम्स लेकर आती रहती हैं। मार्केट में किसी नई म्यूचुअल फंड स्कीम को लॉन्च करने को न्यू फंड ऑफर कहा जाता है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म को NFO कहा जाता है। और हर नए फंड को एक नाम दिया जाता है और उसका मार्केट के अंदर एडवर्टीजमेंट किया जाता है, जिससे कि उस फंड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा सके। और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड कंपनियां उस NFO की डिटेल्स, यानी कि किस प्राइस पर उसे लिस्ट करनी है, किस दिन उसको जो है पब्लिक किया जाएगा, कब तक के लिए ऑफ़र है, ये सारी डिटेल्स अपने इन्वेस्टर के साथ और मार्केट में जितने भी नए इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ साझा करती है। अपनी वेबसाइट पर, अपने एप्लीकेशन पर भी उसे शो करती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स इस स्कीम के साथ जुड़कर लाभ कमा सकें। इस स्कीम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर जुड़कर प्रॉफिट कर सकें। ये पूरा जो प्रोस्पेक्टस होता है दोस्तों, ये उस स्कीम के फंड मैनेजर की जानकारी देता है कि उस फंड में कौन कौन मैनेजर हैं और किस किस कंपनीज में, किस किस कंपनीज के स्टॉक्स में आपके
फंड को लगाया जाएगा दोस्तों। यानी कि जो ये स्कीम लेकर आए हैं, जो ये NFO लेकर आए हैं, इस NFO का जो भी फंड होगा वो कौन कौन से स्टॉक्स में लगाएंगे और कहाँ पर कौन कौन से इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में ये फंड को लगाया जाएगा और कौन कौन ये इस फंड में मैनेजर होंगे, इस फंड की पूरी मतलब जो लॉट साइज होता है या कितना मिनिमम अमाउंट होगा, क्या मैक्सिमम अमाउंट होगा, इन सब की डिटेल्स जो है म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके एप्लीकेशंस पर, उनके वेबसाइट्स पर आपको दिख जाएंगे दोस्तों। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और ये किस के लिए बनाया गया है, यानी किस तरह के इन्वेस्टर्स इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स इनके वेबसाइट पर, इनके एप्लीकेशंस पर दिख जाएगी दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड कंपनी ये NFO लॉन्च कर रही है। स्टार्टिंग में आप किसी भी म्यूचुअल फंड की एक यूनिट 10 रुपये में भी खरीद सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक म्यूचुअल फंड के एक यूनिट की कीमत 10 रुपये ही रहती है। कीमत में बिना बदलाव वाले इस पीरियड को ही NFO कहा जाता है, यानी कि न्यू ऑफर पीरियड भी बोला जाता है। जब ये न्यू फंड ऑफर पीरियड म्यूचुअल फंड कंपनीज लेकर आती हैं तो इस बीच में जो भी इन्वेस्टमेंट इनके पास आती है उस इन्वेस्टमेंट को ये उस समय इन्वेस्ट नहीं करते हैं, रोज कि उनके पास सारा फंड नहीं आया होता है, जो कि इनका जो न्यू फंड ऑफर पीरियड है वो एक पीरियड होता है 4 से 6 दिन, 10 दिन, 12 दिन का। इस बीच में वो जो भी फंड इकट्ठा करते हैं अपने इन्वेस्टर से, उसको पूरे पीरियड में इकट्ठा करते हैं। उसके बाद जब न्यू फंड ऑफर पीरियड का समय समाप्त होता है उसके बाद दोस्तों पूरे फंड की एक जो है कैलकुलेशन की जाती है। इसके बाद इस फंड को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके इसको अलग अलग स्टॉक्स, डिविडेंड और जिसके लिए भी इस फंड को इकट्ठा किया गया है उसमें इन्वेस्ट कर दिया जाता है और फिर बाद में आपको आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसों के आधार पर और उस रेशो में आपको एक यूनिट प्रदान की जाती है। उस यूनिट के आधार पर जितना भी पैसा आपने इस फंड में इन्वेस्ट किया है उस पैसे को डाइवर्सिफाई करके अलग अलग स्टॉक में लगाया जाता है और बाद में आपको एक यूनिट प्रदान की जाती है। उस यूनिट को ही हम NAV कहते हैं। इससे दोस्तों आप उस यूनिट के आधार पर इस फंड के परफॉर्मेंस को देख सकते हैं आगे चलकर। अगर फंड की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपके जो NAV का जो प्राइस है, जो भी आपकी यूनिट मिला उस यूनिट के प्राइस में आपको आगे बढ़त देखने को मिलेगी। अगर फंड की परफॉर्मेंस ख़राब होगी तो आपकी जो यूनिट है, जो भी फंड की जो NAV मिली आपको, उस NAV के प्राइस में गिरावट देखने को मिलेगी। और अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के बारे में। बेसिकली दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स और रिडम्पशंस की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से 2 प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। पहला है दोस्तों ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स स्कीम, दूसरा है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स स्कीम। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में। दोस्तों ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसी स्कीम होती है जिसके अंदर इन्वेस्टर्स कभी भी अपने पैसे को लगा सकता है और कभी भी निकाल सकता है। उसमें ऐसी स्कीम में किसी भी टाइम बाउंडेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। इसमें आप कभी भी अपने पैसे को लगा सकते हैं और कभी भी आप अपने पैसे को इस म्यूचुअल फंड स्कीम से निकाल भी सकते हैं। इसमें किसी भी तरह से कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं होती है दोस्तों कि आपको इतने समय के लिए इसमें पैसा रखना है तो रखना है। इसमें आप जब चाहे जब पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब चाहे आप इसमें से पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। चूँकि ऐसी स्कीम में पैसा आता जाता रहता है तो ऐसी स्कीम का कोई भी फिक्स अमाउंट नहीं होता है। इसी हिसाब से दोस्तों इनके जो फंड मैनेजर होते हैं उनके परिस्थितियों के आधार पर इस पैसे को इन्वेस्ट करना होता है। यानी कि दोस्तों जहाँ पर भी इनके फंड मैनेजर को लगता है कि यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, वहाँ पर इस पैसे को इनके फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं होती है दोस्तों इस स्कीम में, तभी इसको दोस्तों ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम बोला जाता है। और अब दोस्तों बात करते हैं क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आप NFO के टाइम पर ही अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके बाद सिर्फ मैच्योरिटी पर ही अपना पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स की स्कीम की यूनिटों को आप सेकेंडरी मार्केट में भी खरीद बेच कर सकते हैं। हालांकि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स की यूनिटों को आप सेकेंडरी मार्केट्स में भी खरीद बेच कर सकते हैं। ऐसे लेन देन से म्यूचुअल फंड कंपनीज का कोई भी लेना देना नहीं होता है और ना ही उस म्यूचुअल फंड स्कीम्स में जमा रकम पर इनका कोई प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड के स्कीम के NFO से पहले उस AMC को यह तय करना होता है कि वो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम लेकर आ रहा है या फिर क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स लेकर आ रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ म्यूचुअल फंड कुल 7 प्रकार के होते हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। नंबर 1 पर आता है इक्विटी फंड, नंबर 2 पर आता है डेब्ट फंड, नंबर 3 पर आता है बैलेंस म्यूचुअल फंड्स,
नंबर 4 पर आता है टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, जिसे आप ELSS बोलते हैं। नंबर 5 पर आता है इंडेक्स फंड। नंबर 6 पर आता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसे आप ETF भी बोलते हैं। नंबर 7 पर आता है हेड फंड्स। 7 तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इन सातों के बारे में मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। ये फंड्स कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और कितना रिस्क होता है। दोस्तों इन 7 फंड्स के बारे में आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है। इसलिए दोस्तों मैं आपको इस 7 फंड्स के बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों अभी तक आपने म्यूचुअल फंड की सभी बारीकियाँ, सभी चीज़ें आपने अभी तक समझ ली होंगी मुझसे। बात जो आपको म्यूचुअल फंड में ना समझ में आए उसे आप कमेंट्स करके मुझे आप पूछ सकते हैं। मुझे आशा है कि आपने म्यूचुअल फंड के बारे में सारी बारीकियां, सभी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी अब तक। आशा है दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में अब तक दोस्तों आपको सभी जानकारियां मिल चुकी होंगी, सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच चुकी होंगी। अगर फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक मुझसे छूट गई हो या कुछ इन्फॉर्मेशन मुझसे रह गई हो तो आप उसे मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अब बात आती है कि हमें कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कि कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए सही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, इनमें आपको रिसर्च करना पड़ेगा। ये अनुमान लगाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों कि कोई भी एक म्यूचुअल फंड आपको लंबे समय तक अच्छा रिटर्न दे या फिर दोस्तों वो एक गारंटेड रिटर्न दे। दोस्तों आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको लास्ट 5 to 10 ईयर का उसका डेटा देखना पड़ेगा, उसका एवरेज रिटर्न रेशो देखना पड़ेगा, कितना उसने लास्ट 5 ईयर 8 ईयर्स तक रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, वो देखना पड़ेगा। उसने कौन कौन से स्टॉक्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है, कहाँ कौन कौन से उसने बॉन्ड्स बाई किए हुए हैं और उन बॉन्ड्स में कितने % की बढ़ोतरी मिल रही है, कितने % उस बॉन्ड्स ने रिटर्न दिए या फिर उनके इन्वेस्ट किए हुए स्टॉक्स ने रिटर्न दिया है। ये सब चीज़ें दोस्तों आपको मैन्युअली देखना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड को पिक कर सकते हैं। ये आसान नहीं, इस काम के लिए आपको दोस्तों रिसर्च करनी पड़ेगी, अच्छे से देखना पड़ेगा लास्ट 5 to 6 ईयर का डेटा। साथ में ये म्यूचुअल फंड्स, वो म्यूचुअल फंड कहाँ पे कौन से स्टॉक्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, लार्ज कैप में कर रहा है, स्मॉल कैप में कर रहा है, मिड कैप में कर रहा है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कर रहा है, स्कीम में उसने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी प्राइवेट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है। ये सब दोस्तों आपको बारीकी से देखना पड़ेगा, तभी आप इस चीज़ को आप समझ पाएंगे कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे लिए बेटर है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।